video for your chapter 8 of biology, that is cell structure and functions. So today we will be learning about unicellular and multicellular organisms. As we have learned in the previous video, the discovery of cell, how the cell was discovered, the cell theory. So अब next video में हम लोग unicellular and multicellular organisms के बारे में पढ़ेंगे. So the difference between unicellular and multicellular organism. As we have read in the previous chapter या previous class that unicellular organism का मतलब क्या हो जाता है? Unicellular organism. तो आप नाम से देख सकते हो यूनी का मतलब क्या हो गया? सिंगल, वन. ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल इसका अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा. तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स है, ये सब सारा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स है. उसके बाद इसमें क्या इसमें जो होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ है, लाइफ प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ मतलब आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारा चीज़ जो है ना, ये सब डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है. डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? दैट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, ये सब सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं और बाहर नहीं दिखते हैं. इसमें ज़्यादातर क्या होता है? लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है. ठीक है, दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब नहीं होता है मेनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. लेकिन अगर यहीं आप अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखोगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो नाम से आप देख सकते हो. मल्टी मतलब क्या हो गया? मल्टी मतलब न्यूमरस. ठीक है, तो इट कंटेन न्यूमरस सेल्स ये कंटेन करते हैं. इसमें ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, ये न्यूमरस सेल का होता है. इसका जो लाइफ एक्टिविटी होता है वो इसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस से नहीं होता है. इसमें जो भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है, सारा लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ के लिए ऑर्गन्स है. ठीक है, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए सारे ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं. वो सब मिलकर स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉलो करता है. ठीक है, ये सब विजिबल होता है नेकेड आइज से. इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. उसके बाद ये ज़्यादातर इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो लॉन्ग होता है. इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे हैं. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मैमल्स. ठीक है, ये सब सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ओके, मैमल्स हो गए, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं. अगर आप सिंपल उतना मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो अगर आप ह्यूमन बॉडी को लोगे ना, अपना बॉडी को लोगे, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी को लोगे, तो अडल्ट ह्यूमन बॉडी का जो पूरा बॉडी होता है, फुली ग्रोन ह्यूमन का होता है, वो 100 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है. 100 ट्रिलियन सेल्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज़ 1 ट्रिलियन में होता है 10 to the power 12, तो मीन्स 100 इंटू 10 to the power 12 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 to the power 14 सेल्स. इतना सेल्स का हमारा बॉडी बना होता है. मतलब 1, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतना नंबर ऑफ सेल्स का ये बना हुआ होता है हमारा बॉडी. ठीक है, अब ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिगेन एज अ सिंगल सेल विच इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग. अब कोई भी जो भी आज ह्यूमन बॉडी हो, जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, ये सब सारा कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से बना है. वो सिंगल सेल क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में क्या क्या फ्यूज़ करता है? स्पर्म,
एंड ओवा फ्यूज़ करता है। तो ये दोनों फ्यूज़ कर कर जो थर्ड सेल फॉर्म करता है, थर्ड सेल किसको बोलते हैं? ज़ाइगोट को बोलते हैं। तो ये जो ज़ाइगोट जो फॉर्म करता है ना, सारा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इसी ज़ाइगोट से होता है। जब तक ये ज़ाइगोट फॉर्म नहीं करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये जो ज़ाइगोट है ना, यही हमारा सिंगल सेल होता है। ये पहले जब कोई बेबी को बॉर्न होना होता है, तो सबसे पहले ये सिंगल सेल ज़ाइगोट फॉर्म करता है। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होते रहता है। फिर ये ज़ाइगोट डिवीज़न होता है, डिवाइड होता है, जिसके अंदर सेल डिवीज़न, ठीक है, या फिर सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। सेल मल्टीप्लाइज करता है और मल्टीप्लाई कर कर वो एक सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो ये ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है? तो सबसे छोटा सेल्स फॉर्म करता है, ये मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म पूरा बनता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए ये सारे प्रोसेस अंदर होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अंदर अकर होते रहता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर जाता है। जिसमें ये जो सेल है ना, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल बोला जाता है, मीन्स स्टार्टिंग लेवल बोला जाता है। इस चलते इसको सेलुलर लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, सेल को सेलुलर लेवल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इसी सेल से होता है। ओके, उसके बाद जो लाइफ एक्टिविटीज़ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड करता है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? ये टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यू फॉर्मल बन जाते हैं ऑर्गन। तो जो भी अभी आप पढ़े थे, ठीक है, लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है। तो वही है, ये सेल ग्रुप बनकर टिश्यू बनाता है और टिश्यूज़ ग्रुप बनकर ये ऑर्गन्स बनाते हैं। तो मेनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस है, वो सारे ये ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज वेरिएशन इन शेप एंड साइजेस। वेरिएशन इन शेप एंड साइजेस। वेरिएशन इन शेप एंड साइजेस का मतलब क्या हो गया कि सिंस सेल को सेलुलर लेवल बोला गया है, बहुत ही लोएस्ट लेवल बोला गया है, ठीक है, जहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होता है। अब अभी हम लोग पढ़े थे, सेल्स ग्रुप बनकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यूज ग्रुप बनकर ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गन्स ग्रुप बनकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म को बॉन्ड करवाता है। ओके, तो अब ये जो सेल है, ये सारे में डिफरेंट शेप और साइज का होता है, हर एक में। ठीक है, हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का, हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, लाइक जो डाइजेस्टिव टिश्यू होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा, वो अलग फंक्शन करेगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग फंक्शन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो ऑर्गन्स होगा वो अलग फंक्शन करेगा। तो हर एक सेल जो है उसको अपना अपना जॉब दे दिया गया है। ठीक है, कि वो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनाएगा और उसको अपना जॉब फंक्शन करना है। ठीक, सब, लेकिन सबका अपना अपना शेप, अपना अपना साइज़ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नर्व सेल को देखोगे, जो जो हमारा नर्व सेल्स होता है, ओके, तो ये सब जो है, ये सब टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये हमारा है नर्व सेल। ठीक है, ये जो नर्व सेल है, ये सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है, इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। और इसका काम क्या है? तो इसको मैसेज पास करवाना काम है। ठीक है, एक सेल से, नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, एक फाइबर से दूसरे फाइबर में, और ब्रेन तक। इसका काम क्या है? सपोज आप किसी हॉट या कोल्ड सब्सटेंस को टच करते हो, तो आप इमीडिएटली अपने बॉडी को क्या करते हो? अपने बॉडी से उस चीज़ को जैसे ही आप टच किए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका बॉडी उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो वो रिफ्लेक्ट बैक कैसे कर रहा है? तो यही नर्व सेल जो है ना, ये क्या करता है?
मैसेज ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और मैसेज पास कर कर फिर क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और फाइनली हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है। उसके बाद ये होता है मसल सेल। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड दोनों करता है। क्यों? क्योंकि ये लंबा होता है, ठीक है। ये लंबे होने के साथ साथ क्या होता है, इसका शेप जो होता है ना वो थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, जिसके चलते आप देख सकते हो आपके बॉडी का जो मसल सेल है या आपके शोल्डर पास जो सेल है, ठीक है, थाई पास जो सेल है, वो देखोगे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप चलते हो तो आपका जब पैर मुड़ता है तो आपका एक्सपैंड मसल जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके शेप और ये साइज़ के कारण हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा जो स्किन सेल है, हमारा जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, लाइक सपोज ये जो हमारा स्किन है, ये इस पूरा कवर्ड क्या है, हमारे स्किन सेल से कवर्ड है। तो हमारा स्किन सेल क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। ये हमारा स्किन सेल है, ये हमारे बॉडी को कवर कर रहा है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये थोड़ा फ्लैट शेप का होता है और थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। ये लार्जर एरिया कवर करता है। अगर मैसेज का बात हो तो ये सबसे लंबा होता है 1 मीटर, लेकिन ये जो होता है, ये सिंस स्किन सेल है तो हमारा पूरा बॉडी स्किन से बना हुआ होता है, तो पूरे बॉडी का सबसे लंबा सेल स्किन सेल होता है। उसके बाद आता है WBC, ये ब्लड सेल। तो आप देख सकते हो ब्लड सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, एक RBC है, एक WBC है। तो RBC और WBC का फंक्शन क्या होता है? RBC जो होता है वो ब्लड को रेड पिगमेंट देता है, रेड कलर देता है। लेकिन WBC है जो क्या करता है, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। कभी भी आपका जब कट हो जाता है या कुछ वुंड लग जाता है तो अंदर जर्म्स को डिस्ट्रॉय कौन करता है, अंदर जर्म्स को आने से बचाता कौन है, तो यही हमारा जो WBC है वो करता है। फिर सेम उसी तरह प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, ये स्टेम सेल प्रेजेंट होता है। ये स्टेम सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्टेम सेल को हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं। लाइक हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम है जो हमारे बॉडी को सीधा स्ट्रेट रखता है, हमारे बॉडी को पोस्चर देता है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कोई स्केलेटन नहीं होता है। तो ये जो स्टेम सेल है, ठीक है, जो सेल वॉल है, वो प्लांट को क्या देता है, सपोर्ट देता है, खड़े रहने के लिए स्ट्रेंथ देता है। और ये थिक सेल होता है जो उसको सपोर्ट देता है। एंड सम सेल इन प्लांट आर यूज टू स्टोर फूड, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टोर फूड को स्टोर करते हैं। और ये हमारा सेक्स सेल्स है जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेल जो प्रेजेंट होते हैं बॉडीज में। उसके बाद आता है दैट इज सिंगल सेल। अगर आप देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल किसको बोला गया है, तो सबसे लार्जेस्ट जो सिंगल सेल है, लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग को बोला गया है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे जो एग होता है वो सबसे मीन सिंगल सेल होता है, ठीक है। तो सबसे जब बड़ा सिंगल सेल किसको बोलेंगे, सबसे बड़ा सिंगल सेल ऑस्ट्रिच के एग को बोलते हैं, जो 170 मिलीमीटर से लेकर 130 मिलीमीटर इसका एरिया होता है। और सबसे छोटा सेल किसको बोलेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया सेल होता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल जो 0.0001 मिलीमीटर से लेकर 0.0005 मिलीमीटर तक होता है, इसका एरिया होता है। अब उसके बाद अगर आप ह्यूमन बॉडी का बात करोगे तो सिंस ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर मेल फीमेल नहीं बोल रहा है, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे ऐसे छोटा सेल होता है रेड ब्लड सेल, RBC, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है ये सबसे छोटा सेल है, दैट इज 0.007 मिलीमीटर का। लेकिन अगर आप मेल बॉडी का सबसे छोटा सेल बोलोगे तो दैट इज स्पर्म सेल, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो और भी छोटा होता है। लेकिन सिंस यहाँ ह्यूमन बॉडी बोला है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि मेल या फीमेल, इस चलते हम लोग रेड ब्लड सेल लेते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते हैं, ये सब नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। अब जब नेकेड आई से नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होता है। उसके बाद आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा। अगर अमीबा को देखेंगे तो अमीबा जो है इसका सारा चीज़, इसका मूवमेंट, इसका डाइजेशन, इसका एक्सक्रीशन सारा डिफ्यूज़न से होता है। अब डिफ्यूज़न से हो रहा है, साथ में इसका कोई डेफिनिट शेप तो है नहीं कि ये डेफिनिट शेप का बना हुआ है जिसके कारण इसका
सारा मूवमेंट हो, ये किसी भी शेप का होता है। ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है। तो ये सब सारा क्या है, अमीबा ही है। अब इसमें एक लेग होते हैं, दो लेग होता है। ये जो लेग होता है इसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको फॉल्स फीट भी बोला जाता है। अब ये सूडोपोडिया क्या हेल्प करता है, ये मूव करने में, खाना खाने में, अपीयर होने में, ठीक है, डिसअपीयर होने में, डिसअपीयर होने में, ये सब सारा वो हेल्प करता है, ये सूडोपोडिया। तो यहाँ तक आपका जो वेरिएशन इन शेप एंड साइज ये सब सारा था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, ये नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।